गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इवोल्यूशन का एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेमार्किज्म, लमार्कवाद और न्यू लेमार्किज्म यानी कि नव लमार्कवाद। मेरे ख्याल से जो लेमार्किज्म है या नियो लेमार्किज्म है, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक है नहीं। ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, बायो के स्टूडेंट्स हो। सो दिस इज अगेन अ रिकैप कि उनका नाम क्या था, जीन बैप्टिस्टा ड लेमार्क, और इनका जो जीवन काल था वो था 1704 टू 1829। तो लेमार्क जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था फिलोसोफिक जोलॉजिक, और उन्होंने कई और किताब लिखे थे, कई पेपर लिखे थे। पहले एक्चुअली थे क्या, वो तो थे तो एक फादर चर्च के, लेकिन वो सेना में भी रहे और फिर वो रिटायर हो गए। कुछ दिन तक उन्होंने बॉटनिस्ट के रूप में काम किया, फिर जोलॉजिस्ट लगे वो फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट में। तो जो इवोल्यूशन की थ्योरी लेमार्क ने दी है वो तो दी ही है, इसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। इनफैक्ट जो वर्ड बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, ये शब्द उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। उसी प्रकार से इन्होंने फॉसिल्स और लिविंग इनवर्टिब्रेट का बहुत गहन अध्ययन किया था, और जो शब्द वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, इन सब को भी सबसे पहले यूज करने वाले लेमार्क थे। तो उन्होंने फॉसिल्स के क्षेत्र में या इनवर्टिब्रेट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बायोलॉजी में सिर्फ उनको उसी लेमार्क बात के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने एक प्रपोज किया थ्योरी कि, हालांकि जो थ्योरी दी थी वो तो बाद में रिजेक्ट हो गई, उसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी उपार्जित गुणों की वंशानुगति। तो हुआ क्या कि लेमार्क ने यह नोटिस किया कि किसी भी आवासीय क्षेत्र में जो जानवर रहता है वहां के लिए वो अनुकूलित होता है। ये सिंपल सी बात है, ये दिस इज अ मैटर ऑफ जनरल ऑब्जर्वेशन कि चिड़िया उड़ रही है तो उड़ने के लिए उसमें अनुकूलन है। हमने पढ़ा सेकेंड ईयर में माइग्रेशन से एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट्स, या जो मछलियां पानी में रहती है तो उनके लिए उनमें एडेप्टेशन या अनुकूलन पाया जाता है। उसी प्रकार से जो कैनाइन है तो उसमें क्या होता है, मांस को चीरने के लिए उसमें लॉन्ग कैनाइन होता है। तो कहने का मतलब कि कुछ स्पेशलाइज कैरेक्टर होते हैं हर जंतु में जो किसी पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट में रहता है। साथ ही साथ कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, अवशेषीय अंग, कल बात कर रहा था मैं। ये आदमी में अपेंडिक्स है, कुछ एक हाइंड लिम्ब भी होता है, एक्स्ट्रा इंटरनल हाइंड लिम्ब होता है इसमें, वेल्स में। कुछ सांप में इंटरनल लेग्स भी देखे गए हैं, और कंपैरेटिव एनाटॉमी से पता चलता है कि ये कुछ ऐसे जो विकसित अंगों के साथ इनका इनका ये मिलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कभी रहे होंगे लेकिन इसका यूज नहीं रहा, तो उस जंतु ने उसको यूज करना बंद किया, जिसकी वजह से वो जो है वो अवशेषी रह गए। जिन अंगों को यूज किया वो काम में आ रहे हैं, वो विकसित रहे, एक धारणा इनकी ये बनी। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन के पश्चात उन्होंने एक थ्योरी दी इवोल्यूशन की, विकासवाद की, जिसको उन्होंने 1802 में एक्चुअली आउटलाइन किया था, लेकिन इसको 1809 में इसको प्रपोज किया। और उन्होंने जो थ्योरी था उसको एक्सप्लेन किया था उसी किताब के जरिए, जिसका नाम था फिलोसफी जोलॉजिक। तो उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस, जैसे मैंने कहा, उन्होंने वंशानुगति, किसकी वंशानुगति, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का एक सिद्धांत दिया, जिसे लेमार्कवाद कहते हैं। तो वो ये कहता है कि एनवायरमेंट अफेक्ट्स द शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल। किसी भी प्राणी का जो शेप होता है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, वो प्रभावित होता है वातावरण से। सीधी सी बात है कि अगर भालू है तो वो ठंडे प्रदेश में ही रहेगा, ऊंट है तो वो रेगिस्तान में ही रहेगा, है ना। एंड फ्रीक्वेंट और कंटिन्यूस यूज डेवलप्स और एनलार्जेज एनी ऑर्गन। लगातार अगर किसी अंग को यूज किया जाए, सतत यूज किया जाए, तो उससे किसी भी ऑर्गन में वृद्धि हो सकती है, वो बेहतर काम कर सकता है या उसका आकार में वृद्धि हो सकती है।
और परमानेंट डिसयूज जब होता है तो वो ऑर्गन वीक होता है, फिर डिसअपियर हो जाता है। ये सारी चीजें जो है एक्वायर की जाती हैं, और एक्वायर करने के बाद इसको प्रजनन के द्वारा इन गुणों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है लेमार्किन इसको कि जो यूजुअली जो ओरिजिनली जो इन्होंने थ्योरी दिया था, दैट इज इंटरनल वाइटल फोर्स। So living organisms and their component part tend to increase the continuously in size, कि प्रत्येक प्राणी के अंदर एक जीवन शक्ति होती है और उसकी वजह से उसके जो संगठक अंग होते हैं वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं। दूसरा ये कहता है कि जो ऑर्गन लगातार उपयोग में आते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जब वो यूज में नहीं रहते तो उनका डिजेनरेशन हो जाता है, क्षरण हो जाता है। और एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि भाई ये प्रभावित करता है, कोई वातावरण ये प्रभावित करता है कि अगर आवश्यकता है तो नए अंग उसमें विकसित हों, और इस प्रकार से वातावरण के इन्फ्लुएंस के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ नए अंग विकसित हो जाते हैं, कुछ नए मूवमेंट विकसित हो जाते हैं और वो मेंटेन किए जाते हैं। और जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी एक्चुअली जो रूपांतरण शरीर में होता है इन प्रिंसिपल्स के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर, वो जानवर अगली पीढ़ी को वंशानुगति के द्वारा उन लक्षणों का स्थानांतरण करता है, और वही जो स्थानांतरण होता है ये गुण कालांतर जमा होते 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 क्या होता है कि एक संपूर्ण जीव के निर्माण में के रूप में दिखाई पड़ता है। तो whenever an animal changes its environment, or if there is some change in the environment itself, जैसे मान लीजिए कि कहीं गर्म प्रदेश था, अचानक से पता चला बहुत ठंडा होने लग गया, जैसे रेगिस्तान था वहां नहर आ गई, वहां हरियाली हो गई। तो अगर रेगिस्तान की जगह हरियाली हो गई तो वहां जो रहने वाले जीव हैं उस प्रकार से अनुकूलित होंगे, उनके लिए कुछ आवश्यकताएं नई खड़ी हो जाएंगी। फिर उसके लिए कुछ आवश्यकताएं नहीं होगी, नई आवश्यकता के अनुसार क्या होगा कि कुछ अंगों का वो ज़्यादा यूज करेगा, कुछ डिसयूज करेगा, कुछ नए अंग बनेंगे, और फिर क्या होगा कि वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो इस प्रकार के नए लक्षण प्राप्त किए जाएंगे, उसको अगली पीढ़ी में उसकी वंशानुगति होगी। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए से कहा जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई भाई, तो हुआ क्या कि जिराफ पहले तो घोड़े जैसा प्राणी था, इनफैक्ट उसी के जैसा प्राणी है ये, उसी का भाई, तो घोड़े जैसा प्राणी था। लेकिन क्या हुआ कि जब इनके कुछ पूर्वज ऐसी जगह पे चले गए जहाँ घास जमीन पे नहीं थी और उनको पेड़ों की पत्तियां खाने पे मजबूर होना पड़ा, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसके प्रयास में, क्योंकि अब वहाँ एक नया नीड था कि उनको अपनी गर्दन अगर लंबी नहीं करेंगे तो पेड़ों की पत्तियां नहीं खा पाएंगे, तो इस वजह से उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। जब गर्दन लंबी होने के बाद क्या हुआ, एक जनरेशन में थोड़ी लंबी हुई, दूसरे में और हुई, तीसरे में और हुई, और वंशानुगति के कारण क्या हुआ, जो गर्दन की लंबाई है वो बढ़ते 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 जो एक जिराफ का स्वरूप ले लिया। उसी प्रकार से ये कहा कि जो स्नेक हैं, जो सांप हैं, वो चूंकि बिलकारी होते हैं, और वो उसमें क्या होता है कि क्रीप करके चलने की एक ऐसी आदत पड़ गई है कि दे डोंट रिक्वायर लेग्स। जिस प्रकार के वातावरण में ये रहते हैं या जिस प्रकार की इनकी हैबिट है उसके हिसाब से इनको पैर की आवश्यकता है नहीं, तो इसीलिए उनके पांव खत्म हो गए। उसी प्रकार से जो डक हैं, बत्तख हैं, तैरने का काम करते हैं तो उसकी उंगलियों के बीच जो एक मेम्ब्रेन सी संरचना होती है, वेब्ड होती है उसकी उंगलियां, ये उनको तैरने में मदद करती है। उसी प्रकार से जो मोल्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, जो बिलकारी होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। फ्लैट फिश इसलिए होती है कि वो समुद्र के तल पे रहते हैं और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा जो शरीर होगा वो फ्लैट रहेगा, तभी वो अनुकूलित है वहाँ के लिए। उसी प्रकार से जो बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स इसलिए बने थे क्योंकि वो घास का मैदान था, उनको उड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उसी प्रकार से जो क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं, तो होता क्या है कि वो नाखून, जो कार्निवोरस मैमल होते हैं, नाखून फैल जाता है फिर अंदर घुस जाता है। रिट्रैक्टेबल क्लॉज जो होते हैं, ये सारे के सारे, डियर का स्पीड है या हाइड्रोफाइट्स हैं, जलीय पौधे हैं, तो उसमें कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आप देख सकते हो कि वो
वातावरण के प्रति अनुकूलित होकर के उनमें कुछ लक्षण विकसित हुए हैं। तो ये सारी की सारी बातें एक ढंग से देखा जाए तो लमार्क अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया। ये जिराफ वाली कहानी है, ये मेरे ख्याल से आप स्कूल में 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, क्रिटिसिज्म, आलोचना, मतलब लेमार्किज्म की आलोचना हुई। तो पहला प्रोपोजिशन ये कहता है कि एक वाइटल फोर्स होता है ना, जिसकी वजह से कि बॉडी पार्ट की साइज बड़ी होती है, लेकिन ऐसा इस थ्योरी को किसी प्रकार से साबित नहीं किया जा सका। दूसरा कि एनवायरनमेंट अफेक्ट तो करता है एनिमल को, ऑब्वियस ही बात है, कोई भी वातावरण प्रभावित तो करता है जंतुओं को, लेकिन इसकी वजह से जो नई आवश्यकताएं एक नए वातावरण में या बदलते हुए परिवेश में किसी जानवर को पड़ेगी तो उसके हिसाब से नए कैरेक्टर बन जाएंगे, ये थोड़ा कठिन है ये मानना, ठीक है। तीसरा ये था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो कुछ हद तक ये करेक्ट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रमाण दे दिए गए, ठीक है ना। अब जैसे जो मान लो जो आदमी पढ़ता है ज्यादा, आंखों का ज्यादा यूज करता है, तो उसकी आंखें कमजोर हो जाती है या मजबूत हो जाती है? चश्मा तो उसे ही लगता है जो ज्यादा आंखों का यूज करता है, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आगे भी देखेंगे। चौथा पोजीशन था कि इनहेरिटेंस का, एक्वायर्ड कैरेक्टर का। ये माना, अगर ये अगर हो रहा होता ना कि किसी भी उपार्जित लक्षण की का अगर की वंशानुगति होती, तो किसी एक्सीडेंट में अगर आदमी का हाथ टूट गया तो क्या होगा, उसकी संतान लूली पैदा होगी? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसमें एक जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी वीजमैन ने। उसने कहा था कि शरीर के वो पार्ट, कोशिकाएं उस समय बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने शरीर के को दो भागों में बांटा था, एक सोमेटोप्लाज्म जो दैहिक संरचना है, दूसरा जर्म प्लाज्म जो जन्निक कोशिकाओं का या जन्निक द्रव्यों की संरचना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो जर्म प्लाज्म है उनका इनहेरिटेंस हो सकता है, और ये सही बात है कि जो हमारी जर्म कोशिकाएं हैं उसमें जो जीन्स हैं, उनकी जो कंपोजिशन है, उनके जो लक्षण हैं, उन्हीं का की वंशानुगति हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर कोई सोमेटिक चेंज है शरीर में, उन कोशिकाओं के बाहर अगर कायिक कोशिकाओं में कोई बदलाव है तो उसकी वंशानुगति नहीं होगी। तो इस प्रकार से वीजमैन ने लेमार्क के इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था, ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो अब देखिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो उसमें कहा गया कि ये जैसे वीजमैन ने ये साबित कर दिया कि उसके वीजमैन का जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत था, जनन द्रव्य सिद्धांत था, उसके अनुसार ये साबित हो गया कि सिर्फ जो जर्म सेल्स हैं उनके कैरेक्टर ही इनहेरिट होंगे, सोमेटिक सेल्स के नहीं होंगे। और देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म आर नॉट ट्रांसमिटेड, ये हम बता चुके आपको। वीजमैन जो थे, वीजमैन थे मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, उनके कठोर आलोचक थे, जैसे क्यूबियर थे ना, वीजमैन थे। इन्होंने कठोर आलोचना की, और वीजमैन ने तो एक एक्सपेरिमेंट किया कि चूहों की एक कॉलोनी में 22 जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटते रहे और फिर उनको ब्रीड कराते रहे, लेकिन 22 जनरेशन के बाद भी, 22 पीढ़ियों के पश्चात भी कोई बिना पूंछ वाला चूहा उनको नहीं मिला। ये कथा आप सुन चुके हो मेरे पहले। उसी प्रकार से अब जितनी इंडिया में जितनी लेडीज होती हैं, कान में कुछ आभूषण पहनने के लिए क्या करते हैं, कान में वो छेद करा लेती हैं, है ना, पियर्सिंग करा लेती हैं, नाक में पहनने के लिए पियर्सिंग करा लेती हैं, और ये बचपन में ही करा दिया जाता है ताकि आगे जाकर के वो गहने पहन सके। तो अब ये तो हर जनरेशन में होता है लेडीज के साथ, खास तौर से अपनी सोसाइटी में तो होता ही है। तो अगर ऐसा हो रहा था तो फिर तो जो लड़कियां पैदा होती उनमें जन्मजात कान में या नाक में छिद्र होना चाहिए था, अगर वो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है। तो उसी प्रकार से चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो, उसकी संतानें वैसी पहलवान होंगी, या सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है उसके सब बैट्समैन हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। और
उसी प्रकार से जो चाइनीज वीमेन हैं, जापान में औरतें अपना पैर छोटा करने के लिए क्या करती हैं ना कि लोहे के जूते पहनती हैं ताकि उनका पैर बढ़े नहीं। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा ही नॉर्मल फीट वाले होते हैं। उसी प्रकार ज्यूज और मुस्लिम में सरकमसीजन होता है, उनके पेनिस का आगे का जो की त्वचा जो है काट दी जाती है, उसको सुन्नत कहते हैं। तो वो क्रिया जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती है, लेकिन ऐसा नेक्स्ट जनरेशन में फिर भी वो सरकमसाइज बेबी, पेनिस वाला बेबी नहीं आता। उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, उनकी संतानें बहुत बेवकूफ टाइप थी। तो ये लेमार्क की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे फिर बाद में कुछ ऐसे प्रमाण ढूंढे गए कि किस प्रकार से लेमार्किज्म को सही ठहराया जाए। तो बहुत से लोगों ने, जैसे कुछ सपोर्टर भी थे, और उन सपोर्टर ने फिर क्या किया कि कुछ नियो लेमार्किज्म जो है ना, नव लेमार्कवाद का सिद्धांत, लेमार्किज्म को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि प्लांट और एनिमल में रीजनरेशन से एक टाइम क्या होता है कि रीजनरेशन की जो क्रिया होती है, क्या कहते हैं उसको, पुनर्जनन ही बोलते हैं, पुनर्जनन की क्रिया जो होती है, तो उसमें आप देखते हो वहाँ कोई जर्म सेल पार्टिसिपेट नहीं करता, या बहुत सारे पौधे हैं उसकी कलम लग जाती है। तो हालांकि अपवाद हो सकता है, लेकिन ये साबित करता है कि सोमैटिक सेल से जर्म सेल बन सकता है। टावर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ एक पोटैटो बीटल्स होता है, एक भृंग होता है जिसको पोटैटो बीटल कहते हैं, उसको मतलब बहुत ही नम और बहुत ही गर्म जगह पे रखा, और उससे देखा कि उनके जो संतानें थी उसमें कुछ ऐसे दृश्य परिवर्तन आए, मतलब ऐसे ऐसे दृष्टिगत परिवर्तन आए, ऐसे परिवर्तन जो दिखाई पड़ते थे, ऐसे परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन जो है वो जो है ना वो अगले जनरेशन पे ट्रांसफर भी हुआ है ना, जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन, अगर उसी बात में रखा गया तो। उसी प्रकार से ऑर्बेक ने क्या किया कि एक बहुत सारे म्यूटेशन और क्रोमोसोमल पैदा किए ड्रोसोफिला में मस्टर्ड गैस की वजह से। तो मस्टर्ड गैस में की वजह से ये म्यूटाजन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रोसोफिला में बहुत सारे चेंजेज आएंगे। मस्टर्ड गैस जहरीली होती है। अगार ने क्या किया, वाटर फ्लीज को एक जो कुछ फ्लैजिलेटेड थे प्लांट्स, उनमें ग्रो कराया, और उसमें देखा कि कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप हो गई। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे किए गए प्रयोग, है ना। ब्रायन सिक्वार्ड थे, मैकडूगल थे, बोनर थे, डेलेप्सन थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खूब इस प्रकार के उदाहरण दिए, और किताब में आप पढ़ लोगे। जैसे गायर स्मिथ ने क्या किया कि सॉल्यूशन लिया आंख के लेंस का, रैबिट का, और उसको फाउल में इंजेक्ट कर दिया, और कुछ तो कहने का मतलब ये क्यों किया था, उसमें कुछ चेंजेस दिखाई पड़े। तो उसी प्रकार से जो कोल्ड कंट्रीज में जो मूली की खेती होती है वो 2 साल में होती है, लेकिन जो गर्म कंट्रीज में मूली की खेती साल भर में हो जाती है, मूली जल्दी मैच्योर हो जाती है। तो एनवायरमेंट प्रभाव डालता है, यही कहने का मतलब। तो फिर नियो लेमार्किज्म यानी कि नव लेमार्कवाद आया। तो जैसे मैंने कहा कि इसके जो सपोर्टर थे, स्पेंसर, कोप, रिचर्ड, वेल्स, लॉरेंस, नेगली, गैडो, डेली, मैकडूगल, ये सारे लोग जो थे इनके सपोर्टर थे। तो उन्होंने ये कहा कि एनवायरनमेंट डज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म एंड चेंजेस इट्स हेरिडिटी। ये तो सीधी सी बात है। ये तो आप देखते हो ना कि जो पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं बौने होते हैं, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपका लंबे शरीर वाला आदमी सही नहीं होता। क्योंकि बॉडी की जो ग्रेविटी है ग्राउंड से जितने नज़दीक रहेगी, आदमी का बैलेंस उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से आप आमतौर पर देखोगे कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज के लोग हैं या अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं वो काले होते हैं। उसी प्रकार से जो अमेरिकन्स होते हैं वाइट होते हैं, यूरोपियन होते हैं ओरिजिनली वो वाइट होते हैं, है ना। उनके बाल का कलर अलग होता है। चाइनीज होते हैं तो उनके चेहरे का आकार बिल्कुल देख के ही पता चलता है कि चाइनीज है या मंगोलॉइड रेस का है।
तो कहने का मतलब एनवायरमेंट डज अफेक्ट द चेंजेज, है ना। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी वेरिएशंस होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उसमें इंटरनल वाइटल फोर्स जो होता है ना, कि वो ये नव लेमार्क बाद में इसको हटा दिया गया। उसी प्रकार से कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो जर्म सेल को अफेक्ट करते हैं, वो तो खैर पास होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी का नाम आपने सुना होगा, वहां पर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम्बार्डिंग करी थी। उसमें पहली बार शायद न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बम का यूज किया गया था। और एटम बम का जो रेडिएशन है, तो जहां एटम बम गिरा वहां तो खैर पॉपुलेशन खाली हो गया, पूरा धूल धूल हो गया, बिल्कुल मकान वकान सारे ध्वस्त करके प्लेन बन गए। लेकिन उसका जो रेडिएशन था ना, विकिरण था, वो बहुत दूर तक फैला। और विकिरण जो था, विकिरण बहुत ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल एक जीनोटॉक्सिक होता है, म्यूटाजेनिक होता है, जिससे जीन्स में परिवर्तन आए। और ऐसा देखा गया कि उस घटना के होने के बाद जो आने वाली पीढ़ियां हुई, और लूली लंगड़ी पैदा हुई। तो कहने का मतलब, अगर कोई ऐसा वेरिएशन है जो जर्म सेल को अफेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में जो 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 कैरेक्टर है वो इनहेरिट भी होगा। तो ये सारे के सारे जितने भी ऐसे जो लेमार्क के सिद्धांत के वो सारे बिंदु जो किसी न किसी प्रकार से सच साबित हो रहे थे, उन सबको मिला करके नव लेमार्कवाद की व्याख्या की गई। और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इसको आप उसी वीरवाला रस्तोगी की किताब से पढ़ लेना आगे। थैंक यू।